Hello friends, so let's discuss kinetic of nth order reactions and half life period. इस वीडियो में हम रिएक्शंस का जो रेट है या जो इनकी स्पीड है उसको डिफाइन करते हुए अलग अलग जो रिएक्शंस हैं अलग अलग ऑर्डर के, जैसे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सो ऑन, तो उनका जो जनरल फार्मूला है, कौन सा फार्मूला? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, व्हिच इज वेरी वेरी यूजफुल एज फार एज साइंस इज कंसर्न। क्योंकि किसी भी रिएक्शन को किसी भी फील्ड में यूज करने के लिए हमें ये पता होना जरूरी है कि वो रिएक्शन कितना फास्ट है, कितना स्लो है, और उस रिएक्शन को आधा पूरा होने में या 10% पूरा होने में या 80% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है, सीधी सी बात है ना। ठीक है, वन सब्सटेंस, वन मैटर, केमिकल क्या बोलेंगे, वन मैटर चेंजेस इनटू अनदर मैटर। तो हमने यहाँ पर दिखाया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक बहुत ही जनरल रिएक्शन इसमें है। हमारे पास कोई ये पदार्थ है ए और ये पदार्थ दूसरे पदार्थ बी में चेंज होता है केमिकली, इसमें बहुत कुछ बदल जाता है। ए और बी दो अलग अलग पदार्थ हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। ठीक है, काइनेटिक्स मतलब क्या है? स्पीड एट विच द रिएक्शन ऑकर्स, किस गति से ए बी में बदलता है वो क्या होगा, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ ए इनटू बी इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, एंड देयर इज ए फार्मूला व्हिच रिलेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज आर, rate of reaction, with concentration of the reactant or reactants with the help of a number, and that number is known as order of the reaction. मतलब क्या देखिए प्लीज, ज्यादा रिएक्शंस में क्या होता है, जो रेट है वो सीधा हमारे पास क्या है, ए की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर सीधा ऐसा होगा तो क्या बोलेंगे हमारे पास, ऐसे कि सीधा हो रहा है कि जितना हमने कंसेंट्रेशन बढ़ाई उतना रेट बढ़ गया। हो सकता है ऐसा भी, लेकिन कई बार क्या होता है, हमने यहां पर क्या कंसेंट्रेशन दुगना की, राइट, रेट बढ़ा ही नहीं। कंसेंट्रेशन क्या दुगना की, रेट 4 गुना बढ़ गया। कंसेंट्रेशन दुगना की, रेट 6 गुना बढ़ गया। तो यहां से सीधा अगर हम ऐसे लिखते हैं, ये एक फार्मूला, एक फार्मूला मींस R is equal to K, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, A raised power 1, यहाँ पर क्या है, पावर तो है 1। तो ये हमारे पास जो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, जितनी भी रिएक्शंस हैं सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सभी के लिए क्या है, रेट और कंसेंट्रेशन में एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता ना। अलग अलग रिएक्शंस में रेट और कंसेंट्रेशन में जो एग्जैक्ट रिलेशनशिप है कि कंसेंट्रेशन को कितना चेंज करने से रेट कितना चेंज हुआ, हमें यहां पर एक नंबर की हेल्प लेनी पड़ती है। ये नंबर है n, एंड दिस नंबर में बी 0 to 3, और ये कई बार क्या फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, जिसे हम रिएक्शन का ऑर्डर कहते हैं। तो ऑर्डर एक संख्या है, और अधिकतर रिएक्शंस में ये वैल्यू क्या है, 1 या 2 होती है, राइट। 2 वैल्यू बहुत ज्यादा रिएक्शंस में होती है, या बहुत ज्यादा रिएक्शंस हैं जिनका ऑर्डर 2 होता है। तो यहां पर हम क्या करें, जैसे हमारे पास ये जो फार्मूला है हमने यहां पर लिख दिया, यहां पर ये प्लीज, और रेट हमारे पास जो R है इसको हम क्या है, dx और dt से भी दिखा सकते हैं। So dx is the amount of substance A reacted into B, or which changes into B in time interval dt.
यहां पर ये होगा एंड दिस फार्मूला इज नोन एज द व्हाट, नोन एज द रेट लॉ और रेट लॉ इक्वेशन। फिर इस फार्मूला को हम क्या है इंटीग्रेट करके, राइट, क्या करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ड्राइव करते हैं। और वो हमें क्या nth ऑर्डर मतलब कि एक फार्मूला ड्राइव करेंगे जो nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए होगा। फिर उससे क्या जितनी भी अलग रिएक्शंस हैं अलग अलग ऑर्डर की उनके लिए फार्मूला वहां से लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, लेट्स सी, हमारे पास ये रिएक्शन हमारे पास यही है कि A फॉर्म्स B, यहां पर रिएक्टेंट है A, ये B बना रहा है और यहां पर क्या है A मींस ये अमाउंट है कि मान लीजिए कि यहां स्टार्टिंग में क्या है 2 मोल पर लीटर है। At the beginning of reaction, the amount or the concentration of A is 2 mole per liter. ये A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, starting amount of A। फिर बोलेंगे कि after some time, कुछ टाइम के बाद, ये डिपेंड करता है कि हम टाइम कितना लगेगा। रिएक्शन अगर बहुत ही फास्ट है तो टाइम सेकंड में हो सकता है, रिएक्शन बहुत ही स्लो है तो टाइम क्या है घंटों में या दिनों में भी हो सकता है, ठीक है। कि कुछ टाइम के बाद, कि मान लीजिए 1 घंटे के बाद कितना A B में कन्वर्ट हुआ, वो X है। X is the amount of A which converts into B in time t, and A minus X is the amount of A, capital A, left unreacted. A minus X is the amount of reactant present in the reaction vessel after the passage of time t। मतलब हम मान लेते हैं कि हमने 1 घंटा बोला कि 1 घंटे के बाद जो रिएक्शन कंटेनर है वेसल है उसमें कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है, दैट इज A minus X। तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद रिएक्शन रेट क्या होगा, लेट्स से dx और dt हमारे पास है इक्वल टू k एंड दैट इज A minus X, क्योंकि कंसंट्रेशन ये है 1 घंटे के बाद, इस पर डिपेंड करता है रेट। और यहां पर हमारे पास जो ये ऑर्डर रिएक्शन को n ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n इज अ नंबर। और यहां पर ये फार्मूला क्या है, किसी भी रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। अगर वो 0 ऑर्डर की है तो n 0 हो जाएगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर किया n 1 हो जाएगा एंड सो ऑन। n हैज वैल्यू फ्रॉम 0 to 3, मैक्सिमम केसेस हम बात कर रहे हैं यहां पर। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, या जो आप ये दो हमारे पास डिफरेंशियल है, ठीक है, लेट्स रीअरेंज। सो dx ओवर A minus X raised power n equal to k into dt। अब हमारे पास ये इक्वेशन 1 था, यहाँ पर इसका ये इक्वेशन 2 है। अब हम इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जैसे करेंगे इंटीग्रेशन है, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है हमारे पास, राइट। क्योंकि हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, राइट। ओके प्लीज देखिए यहां से हमारे पास क्या था, ये dx into A minus X minus 1 that is k, हमने कहा था dt। यहाँ पर आगे ये इसको करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से आपका इंटीग्रेट करने के बाद मुझे रिजल्ट हम कितना आ रहा है, लेट्स सी कि पूरा सारा इक्वेशन that is n minus 1 into A minus X raised by n minus 1 equal to kt plus I, ये हमारे पास आ जाएगा आफ्टर इंटीग्रेशन। ओके, और I इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, I के यहाँ पर ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये हमने क्या दिया, लेट्स से इक्वेशन 3 हमारे पास ये बन जाता है आपका यहाँ पर आकर के, तो हमें मिला है आफ्टर इंटीग्रेशन। ओके, ये I यहाँ पर क्या अननोन कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं इक्वेशन 3 से। देखिए जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है t 0 है, वहां पर x भी 0 होगा। ये कहां से आया, केमिकली जो हमारी कंडीशन है ना रिएक्शन की, उनके अनुसार है कि जब रिएक्शन शुरू नहीं होगा
टाइम 0 है तो उस टाइम अमाउंट रिएक्टेड भी 0 है। फिर ये t और x की वैल्यू यहां रख देंगे इसमें। पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ t एंड x इन इक्वेशन 3, इसमें रखिए प्लीज। फिर क्या बन जाता है यहाँ पर ये, राइट, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 over n minus 1 a power n minus 1, राइट, यहाँ पे 0 रहेगा इक्वल टू i। तो आपका जो 4 इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, 1 और n minus 1 a raised power n minus 1, और ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसमें, ठीक है, इसमें 3 में, और फिर इसको इधर ले आएंगे, ये वैल्यू हमने पुट किया ना, ठीक है। by putting the value of I, the integration constant from 4 into 3 and then rearranging, फिर उसको हम क्या रीअरेंज कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे करके, rearranging, that is k और this kp is equal to, ये माइनस आएगा ना यहाँ पर, ठीक है, 1 और n minus 1, राइट, okay, 1 over a minus x raised power n minus 1 minus 1 over a n minus 1, ठीक है, जब इक्वेशन है। और ये t को अगर नीचे ले आएंगे प्लीज, यहाँ पर t को नीचे ले आइए दोबारा, फिर ये आ जाएगा t आ जाएगा नीचे यहाँ पर, ये ऐसे, ये हमारे पास क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, ये आपका बन जाता है यहाँ पर, लेट्स से फिफ्थ इक्वेशन ऑफ क्या आ गया। सो इक्वेशन फिफ्थ इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन। एक बार देख लीजिए, इसमें ये क्या है, k is the rate constant for the reaction under consideration, t is the time of reaction, ठीक है, n is the order of reaction, a is the starting amount, कि हमने शुरू में रिएक्टेंट कितना लिया है, एंड x is the amount reacted in time t। और इस फार्मूला से हम किसी भी ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसका फार्मूला लिख सकते हैं कि n0 है तब, ठीक है, या n2 है, n3 है। So this is the general formula or the rate equation for the rate constant for the nth order reaction। अब यहाँ पर देखते हैं हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या है, सिंपल परिभाषा उसकी देखिए, किसी भी क्रिया को आधा होने में जितना टाइम लगेगा वो उसका हाफ लाइफ पीरियड है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक एलिमेंट आपका ये, दिस इज लेट्स से रेडियम, राइट, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और इसका 2 ग्राम यहां पर है, ठीक है। तो वो टाइम जिसमें 1 ग्राम रेडियम टूट के स्टेबल क्या बन जाए, एलिमेंट बन जाए, स्टेबल हमारे पास क्या एलिमेंट का एटम बन जाए, लेड बन जाए, ठीक है। तो वो टाइम जिसमें 1 ग्राम इसका डीके हो जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं कि यहां पर हमारे पास क्या है, ये जो रिएक्टेंट है यहाँ पर ये A, ये 1 ग्राम हमने लिया था, ठीक है, 1 ग्राम मान लिया, ठीक है। तो वो टाइम जिसमें A की 0.5 ग्राम B में बदल जाए वो उसका हाफ लाइफ पीरियड है, ठीक है। तो फिर ये हाफ लाइफ पीरियड क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है, किसमें, चाहे हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स है, चाहे वो हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इसके काफी ज्यादा एप्लीकेशंस भी है जो हम साइंस में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो अभी हम यहां से इसके हाफ लाइफ पीरियड हमारे पास जो फार्मूला है, लेट्स सी वो कैसे आ जाएगा, आप देख लीजिए प्लीज। हमने ये फिफ्थ हमारी इक्वेशन है, इसको यूज करना है यहां पर, यहां पे आइएगा, टी हाफ हमने रखा है यहां पर इक्वल टू 1 ओवर दैट इज k into n minus 1, यहां पर यही है, ठीक है। इसको हम टी हाफ का फार्मूला भी आप लेंगे nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, प्लीज इसके लिए nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए मिलकर लेना है यहां पर, प्लीज ये दिया हो यहां पर। अब देखिए यहां पर आइए, 1 ओवर दैट इज a minus a by 2, ये जो a by 2 है इसको हमें समझना है कि a by 2 कहां जाएगा, ये x की वैल्यू है, ठीक है, x is equal to a by 2, ठीक है। स्टार्टिंग अमाउंट a है, राइट, और x क्या है, a का आधा होना चाहिए, वो टाइम जिसमें a का आधा अमाउंट रिएक्ट कर जाए, या x की वैल्यू क्या a by 2 है, और यहां पर जो टाइम होगा, जितने टाइम में a का आधा रिएक्ट करेगा वो इस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड है, x
इक्वल टू a by 2 और ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे इसको a by 2। ओके प्लीज a by 2 अब देखिए यहाँ से ये वैल्यू क्या आएगा ऊपर यहाँ पर हम करेंगे इसको देखिए प्लीज 2 रेज़ पावर n minus 1 ये ऊपर चला जाएगा ऐसे 2a minus a और नीचे क्या बच जाता है ये ऐसे दैट इज a n minus 1 ऐसे। दिस वेरी सिंपल प्लीज। अब यहाँ पर भी यही है ठीक है ये नीचे क्या है इसमें a is power n minus 1 a is power n minus 1 ठीक है। तो अगर इसका एलसीएम ले लें यहाँ से क्या देगा -1 राइट। ओके प्लीज ये फार्मूला हमने यहीं पे लिख दिया चलो कोई बात नहीं इसको मैं लिखता हूं दोबारा ऐसे करके दैट इज t हाफ k यहाँ पर ऐसे कर प्लीज तो इसको वहां पर कर दो इसको रियर्स करके दैट इज 2 raised power n minus 1 minus 1 ओके और a raised power n minus 1 प्लीज दोबारा तो ये आपको यहाँ पर है देखिए t हाफ 1 over k into n minus 1 2 raised power n minus 1 minus 1 divided by a raised power n minus 1 ये हमने ऊपर लिखा है यहाँ पर। This is the formula for any order reaction with the help of which it is possible to calculate its half-life period or it is possible to establish the relationship between initial concentration of the reactant and the half-life period for different order reactions। यहाँ पर क्या देखिए कि मान लिया हमारे पास क्या रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है इन जनरल क्या होता है देखिए प्लीज ये n कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है k कांस्टेंट है सो t हाफ प्रोपोर्शनल टू a n minus 1 ना। तो इन जनरल हमारे पास देखिए प्लीज क्या है यहाँ पर ये हाफ लाइफ पीरियड क्या आपको देखिए किसी भी जनरल ऑर्डर की रिएक्शन के लिए n के लिए क्या है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर ये लेकिन ये अलग-अलग रिएक्शन में अलग-अलग होगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पर लेट्स से जीरो ऑर्डर रिएक्शन अब देखिए अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें ओके प्लीज तो t हाफ जीरो ऑर्डर में क्या होगा तो ये n जीरो है ठीक है यहाँ पर जीरो रख देंगे तो a की पावर क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी यहाँ पर ऐसे प्लीज ये ऊपर चला जाएगा प्रोपोर्शनल टू a राइट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमारे पास जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी हाफ लाइफ पीरियड उतना ही ज्यादा होगा किसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखिए प्लीज दैट इज n1 राइट 1 minus 1 0 राइट एंड a is equal 0 means 1 इसका मतलब क्या 1 और 1 तो इसमें क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्या है कि ये 1 का मतलब क्या है 1 मींस एक नंबर है कांस्टेंट है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कोई भी हो का हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इनिशियल कंसंट्रेशन जितना मर्जी हो हाफ लाइफ पीरियड क्या उसका कांस्टेंट ही रहता है वही रहता है उसमें वैल्यू चेंज नहीं होती है। फिर हम करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का ये पर सेकंड हो जाएगा ये ओके दैट इज 2 minus 1 ठीक है ये आ जाएगा 1 over a। सो इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस t half is inversely proportional to initial concentration that is 1 over a। क्या मतलब अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा लिया है तो हाफ लाइफ पीरियड घट जाता है उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि जितना ज्यादा होगा हमारे पास ये t हाफ उतना ही कम आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल राइट। तो ये -1 है ये थर्ड ऑर्डर है की जगह ये थर्ड ऑर्डर में n की वैल्यू 3 है सो 3 minus 1 2 ठीक है। फोर थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस ओके द हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the square of the initial concentration. So in this way with the help of this general formula we can establish the general as well as particular relationship between half life period and concentration in case of different order reactions number 1 number 2 so with the help of this
article, it is possible to derive the integrated rate equations by using the general rate equation or general integrated rate equation for the nth order reaction. Okay, please.